हेलो एवरीवन। इस साल 2023 में कोटा में 12वीं सुसाइड स्टूडेंट की हो चुकी है और ये बात सुर्खियों में छाई हुई है। जब भी इस तरह की कोई घटना खबर में आती है तब एज अ मदर, एज अ पर्सन बहुत कष्ट पहुंचाती है हर किसी को। मुझे भी हर बार उतना ही दुख हुआ, लेकिन यह घटनाक्रम हर 3-4 साल में रिपीट होता रहता है। फिर कुछ धीरे धीरे शांत होने लगता है, अगला पीक आने तक। मैं अपने बेटे के लिए 2015 से लेके 2017 तक खुद कोटा में रह चुकी हूँ, जब वो प्री मेडिकल की तैयारी कर रहा था। और इन 2 सालों के दौरान मैं जब खुद उसके साथ थी तब पहले साल भी 40 के ऊपर ऐसी घटनाएं हुई थी। उन्हें मैंने करीब से विटनेस किया और फिर हर बार मैं सोचने लगती थी ऐसे क्यों होता है। 2019 के बाद मैं इन्हीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में से एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट के साथ लगभग एज अ एम्प्लॉय भी जुड़ी रही और तब इन इंस्टीट्यूट्स की वर्किंग स्टाइल्स भी देखने का मुझे मौका मिला, करीब से देखने का मौका मिला। दोनों साइड को करीब से देखने के बाद कुछ चीज़ें मुझे रियलाइज़ हुई, कुछ चीज़ों को मैं एनालाइज़ करती रहती थी। और आज इस दुखद घटना के बाद, जिसको 4-5 दिन बीत चुके हैं, मैं कुछ बातें पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपने टॉपर के बड़े ज़ोर-शोर से और अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पर नुमाइश एडवर्टाइज़मेंट करते हैं, जिस पर हम रोक नहीं लगा सकते, कोई भी नहीं लगा सकता। लेकिन इन बड़े-बड़े बिलबोर्ड्स, इंटरव्यूज़, कटआउट्स, स्टोरीज़, इंटरव्यूज़ को देख के, सुनकर बहुत से पेरेंट्स और बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं। और ये बात भी ठीक है, क्योंकि बहुत बार इसी तरह से मोटिवेट होकर ही कई बच्चे लाइफ में आगे कुछ अचीव करते हैं और हर किसी का कोई ना कोई रोल मॉडल भी होता है। अब प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? सोचिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट उनके टॉपर्स की नुमाइश करने का मतलब ये नहीं कि उनका हर एक बच्चा उसी तरह की उच्च कोटि की सफलता प्राप्त कर रहे हैं। अगर हम कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने वाले बच्चे और इंजीनियरिंग और मेडिकल की अवेलेबल सीट्स का अनुपात देखें तो ऑन एन एवरेज 20 से 22% बच्चे इनमें से सफल होने वाले हैं और 75 टू 80% बच्चों का कहीं सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो पेरेंट्स को ये बात समझने की आवश्यकता है कि उनका अपना बच्चा इन 20-22% में हो सकता है कि हम उसे 75-80% बच्चों के भीड़ में शामिल कर रहे हैं। तो फिर पेरेंट्स क्या करें ऐसे में? मैं एज़ अ पेरेंट, जो कोटा में मैंने ऑब्ज़र्व किया, जो मेरे जॉब के दरमियान भी ऑब्ज़र्व किया, उस बेसिस पर कुछ बातें एज़ अ मदर कह रही हूँ। सिलेक्टेड बच्चों के बड़े होर्डिंग्स देखकर बहुत बार हम सपने बुनने लगते हैं हमारे बच्चों को लेकर। लेकिन इसे हम ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, बहुत से प्रोडक्ट्स मार्केट में मन लुभावन टेम्प्टिंग एड्स देखकर हम हर प्रोडक्ट तो नहीं खरीदते। हम हमारे स्पेसिफिक ज़रूरतों के हिसाब से एनालाइज़ करते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं कि ये चीज़ खरीदें या नहीं खरीदें, हमें इसकी ज़रूरत है या नहीं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट में 60 इंच का टीवी, होम स्क्रीन, होम थिएटर के साथ से लेकर 6 इंच तक के टीवी मिलते हैं, अलग-अलग ब्रांड्स के मिलते हैं। आप सोचेंगे ना, हमको टेबल पर टीवी स्क्रीन रखना है कि 60 इंच के लिए आपके घर में बड़ी जगह है, होम थिएटर लगाने जितना साउंड सिस्टम के लिए जगह है, आपका बजट क्या है, कौन से ब्रांड पर आप ट्रस्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो नहीं, लेकिन ये सब करियर सिलेक्ट करना अ, थोड़ा बहुत ऐसे ही है। ऑप्शन के बहुत से करियर के बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये ऐप आपको एज़ अ पेरेंट बच्चे के साथ बैठ के डिसाइड करना है कि आपके रिसोर्स
क्या है, आपके रिसोर्सेज़ के अनुसार आप क्या सिलेक्ट करें, किस करियर के लिए कोशिश करें। अ, इन सब की बच्चों के साथ बैठ के डिस्कस करने के बाद और एज़ अ पैरेंट आपको ये डिसीज़न लेना है कि आप किस भीड़ में या कहाँ शामिल होना चाहते हैं। अब हम बात करें जैसे अगर बच्चे को 10th स्टैंडर्ड में 80 टू 90% के ऊपर मार्क्स है, तो पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा साइंस लेकर डॉक्टर या इंजीनियर बन सकता है। लेकिन बहुत से बात पेरेंट्स इस बात से अवेयर नहीं होते, अनजान होते हैं कि स्कूल का सिलेबस लिमिटेड होता है, अलग होता है। एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ ऐसा होता है कि आसानी से तो नहीं कह सकते लेकिन ठीक-ठाक पढ़ाई करके 2-3 महीने भी अगर एग्ज़ाम के पहले पढ़ाई कर ली, कुछ बातें रट ली या रिपीटेडली पढ़ने पर भी 80-90 के ऊपर मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। इससे विपरीत अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को देखें तो सिलेबस बहुत इन डेप्थ होता है, बहुत वास्ट, बहुत ज़्यादा होता है और अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, आपकी लॉजिकल रीज़निंग, क्रिटिकल थिंकिंग एक्सेट्रा स्किल पर अगर पहले से काम नहीं किया गया है, आपके बच्चे को डिसिप्लिन्ड वे में एक जगह पर बैठकर रेगुलर रेगुलर पढ़ाई करने की आदत नहीं है, पढ़ाई को अच्छी तरह से प्लान करके नहीं करते हैं, तो सक्सेस पाना बहुत मुश्किल है। ये डिफ़िकल्टी लेवल ध्यान में रखकर पेरेंट्स ने अपने बच्चों को समझ के लेने की ज़रूरत है। जब बच्चे 10th करके कोचिंग जॉइन करते हैं, तब यह पढ़ाई का लेवल देखकर डर से जाते हैं। अगर बच्चे घर से लड़-झगड़ कर कोटा जैसी जगह पर आए हुए, तो फिर और भी मुश्किल है कि उन्हें समझ में नहीं आता अब घर कैसे बताएँ या घर वापस कैसे जाए कि भैया नहीं हो पाएगा। और उसमें घर से शायद पहली बार इतने दूर रहने की, अलग खान-पान, अलग कल्चर से एडजस्ट करने की भी एक अलग फ़ाइट है, जो इन छोटी उम्र के बच्चों के लिए सचमुच कठिन है। इसलिए शुरुआत के 2-3 महीने जब बच्चा इन सारे चेंजेस से कोप अप, एडजस्ट नहीं हो रहा पाता है, तब बहुत नाज़ुक दौर से गुज़र रहा होता है। इस पीरियड में पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों के रेगुलर टच में रहे, रोज़ उनसे बात करे, उनसे कैजुअली ये सब बातें जानने की कोशिश करें। जैसे खोद-खोद के नहीं पूछे, कैजुअली जैसे हम रोज़ बातें करते हैं, उन बातों में ये जानने की कोशिश करें कि उसके मन में क्या चल रहा है। और शुरू में तो सिलेक्शन, रैंक इत्यादि के बारे में बिल्कुल भी बात ना करें। अगर बच्चा वापस घर आने की बात करता है, तो उससे वजह जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। बच्चा सिर्फ़ डरा हुआ है, तो उसे थोड़ा मोटिवेट करके, पेशेंस रखने की बात समझाकर या आपके इंस्टीट्यूट में या किसी फैकल्टी से बात कर लेकिन इस एश्योरेंस के साथ कि डिसाइडेड टाइमलाइन में जैसे 1 महीना, 2 महीना या 3 महीने जो भी आप डिसाइड करें, उसमें अगर कोई चेंज नहीं लग रहा है तो और वो घर आना चाहता है, तो पेरेंट्स को इसके लिए तैयार होना चाहिए। तो ये नहीं सोचें कि अगर इस तरह से बच्चा वापस आने का डिसीज़न लेता है या डिसकंटिन्यू करने का डिसीज़न करना चाह रहा है, अगर मोटिवेट करने के बाद भी, समझाने के बाद भी उसका माइंड चेंज नहीं हो रहा है, तो ये नहीं सोचें कि इसमें किसी प्रकार की आपकी हार है या बच्चे की हार है या लोग क्या सोचेंगे। ध्यान में रखिए कि आपके बच्चे के वेल-बीइंग से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। अगर बच्चा इनिशियल इन 2-3 मंथ्स में एडजस्ट कर लेता है, तो ये पीरियड पार कर लेता है, तो उसके बाद भी फाइनल एग्ज़ाम तक ऐसे कई स्टेजेस आते हैं इन 2 सालों में, जब उसे आपके सपोर्ट की ज़रूरत होती है। हमें तो बहुत से पेरेंट्स इस सोच में रहते हैं कि इतनी बढ़िया कोचिंग सिलेक्ट की है, इतनी फ़ी भरी है, तो सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। ऐसा नहीं होता।
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की लेवल बहुत डिफ़िकल्ट होती है। तैयारी के दौरान बच्चों को आपके सपोर्ट की ज़रूरत होती है। कई बार ऐसे 2 साल में पड़ाव स्टेजेस आते हैं। कभी बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट फ़ील करता है, कभी बच्चे को एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, लगता है कि नहीं हो पाएगा। फिर बीच में टेस्ट्स होते हैं, तो अगर टेस्ट में परफ़ॉर्मेंस लो होता है, तो उन्हें समझ कर लें। लो परफ़ॉर्मेंस के लिए उन्हें सीधे-सीधे ज़िम्मेदार ठहराने के पहले उनसे कारणों का उनके साथ एनालाइज़ करने में मदद करें कि उसमें सपोर्ट करें, रेगुलर कम्युनिकेशन करें या एनालाइज़ करें कि परफ़ॉर्मेंस लो क्यों है, क्या-क्या कारण हो सकते हैं, उस पर क्या किया जा सकता है। सॉल्यूशन क्या आप उस पे निकाल सकते हैं। ये एनालाइज़ करने में और प्लान करने में आगे का उसकी मदद करें। और बार-बार रैंक के बारे में ना पूछें। कम्युनिकेशन हमेशा रेगुलर जारी रखें। फिर दूसरा मेजर फैक्टर होता है फाइनेंस। बहुत बार पेरेंट्स को बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट की फ़ी भरना डिफ़िकल्ट होता है, बहुत से पेरेंट्स को। लेकिन बच्चों के सपने तो पूरे करने हैं। तो किसी तरह से पैसों का इंतज़ाम किया जाता है। ऐसे में अगर बच्चों को पढ़ाई डिफ़िकल्ट लग रही है, उनको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, सिलेक्शन होना मुश्किल है, तो बच्चे गिल्ट में चले जाते हैं, डिप्रेशन आने लगता है और फिर कोई गलत कदम उठा लेते हैं। बहुत बार कुछ पेरेंट्स मैंने देखा है कि बच्चों को बार-बार याद दिलाते रहते हैं कि उन्होंने कितने कठिन परिस्थिति में कितने मुश्किल से पैसों का इंतज़ाम किया है और किस तरह से सब किया है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। बच्चों को एहसास दिलाएँ कि पैसे मुश्किल से जोड़े हैं। बच्चों को ये पता होना चाहिए, लेकिन बच्चों के वेल-बीइंग से ज़्यादा ज़रूरी पेरेंट्स के लिए कुछ भी नहीं है, ये उनको बताएँ और उनके प्रयासों की सराहना करें। ज़िंदगी में रास्ते, ऑप्शंस और बहुत से मिल जाएँगे, लेकिन दूसरा बच्चा नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिए। तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर मुझे लगता है नेचर। हमेशा ही नेचर और नर्चर इस थ्योरी पर बहस होती रहती है। नेचर का मतलब है बच्चे की नैसर्गिक क्षमता और नर्चर का मतलब है बच्चों के ग्रोथ के लिए जो सुविधा, वातावरण, संस्कार इत्यादि आप उपलब्ध कराते हैं। जैसे बढ़िया सा कोचिंग, पढ़ाई के लिए शांत कोई डिस्टर्बेंस के बिना की शांत सी जगह, स्टडी मटेरियल, घर की शांत पढ़ाई के लिए घर का पोषक माहौल इत्यादि। मतलब जैसे हम प्लांट को, पौधे को खाद, पानी, सनलाइट ये सब देते हैं ये। और बच्चे का नेचर मतलब आप जैसे समझ सकते हैं कि बीज में क्या-क्या गुण हैं। तो नर्चर और नेचर दोनों ही बातें बच्चों के लिए और किसी भी पर्सन के लिए ग्रोथ के लिए उतने ही ज़रूरी है। अब हम ये जो नर्चर फैक्टर है, इसमें बहुत से चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन नेचर जो बच्चों की नैसर्गिक क्षमता है, उसमें चेंज लाने की बहुत कम गुंजाइश होती है। हर बच्चा अपने नैसर्गिक गुण, स्वभाव, क्षमताओं के साथ दुनिया में आता है। जैसे धैर्य हो गया, शांति हो गई, पेशेंस हो गया, ग्रास्पिंग पावर हो गई, मेमोरी हो गई। मेमोरी में थोड़ा बहुत चेंज ला सकते हैं। लेकिन ऐसे में आप कितने ही अच्छे और बढ़िया रिसोर्स अवेलेबल कराएँ, ये हर बच्चे पर निर्भर करता है कि वो कितना आगे बढ़ पाएगा अपने नैसर्गिक क्षमताओं के साथ। तो पेरेंट्स कृपा करके इस बात को समझिए कि अपने बच्चों की सही क्षमताएँ क्या है। अगर एक तरह की क्षमता नहीं है, तो उसमें कोई और किसी तरह की क्षमता होगी। उसे पहचानने की कोशिश करिए और हर हालत में अपने बच्चों का सपोर्ट करिए। फिर चौथा फैक्टर मुझे लगता है ऐसी घटनाओं के पीछे गिल्ट। बहुत से बच्चे कोटा या ऐसे किसी जगह पढ़ाई के लिए इसलिए जाते हैं कि उन्हें बस घर के माहौल से, पेरेंट्स से दूर जाना होता है और फ्रीडम चाहिए होता है। इसमें लड़के और लड़कियाँ दोनों भी शामिल हैं, ऐसे नहीं कि लड़के ही हैं, लड़कियाँ भी।
फिर 2, 3, 4 साल तक बहुत मज़े से लाइफ़ कटती है। गलत चीज़ें जैसे स्मोकिंग हो गया, ड्रिंक्स, ड्रग्स, रिलेशनशिप, ये सब कुछ चलता रहता है। लेकिन सिलेक्शन होना नहीं होता है, ये बच्चों को भी पता होता है। और जैसे ही घर लौटने का समय पास आता है, तो बच्चे डिप्रेशन में, गिल्ट में चले जाते हैं। उन्हें घर वापस जाना डिफ़िकल्ट लगने लगता है और फिर कोई गलत कदम उठा लेते हैं। तो पेरेंट्स बच्चों पर अति विश्वास भी ना दिखाए, जैसे कुछ पेरेंट्स दिखाते हैं। हमेशा बच्चों के साथ कम्युनिकेशन रखें कि वो क्या कर रहा है, क्या चल रहा है, क्या समस्याएँ हैं, उसके पैसे किस चीज़ पर खर्च हो रहे हैं। तो ऑलवेज़ हर केस में कम्युनिकेशन, बच्चों के साथ बातचीत जारी रखना बहुत ज़रूरी है। फिर 5वां मेजर फैक्टर मुझे लगता है डिप्रेशन। कुछ बच्चे नेचुरली डिप्रेशन के लिए प्रोन होते हैं। मतलब उनकी टेंडेंसी होती है डिप्रेस्ड होने की। आम तौर पर जिस बात से दूसरा बच्चा डिप्रेस नहीं होगा, लेकिन जो डिप्रेशन प्रोन बच्चा है, तो वो डिप्रेस्ड फ़ील करने लगता है। तो परफ़ॉर्मेंस, स्ट्रेस है, होम सिकनेस है, कभी-कभी उम्र ऐसी है कि इनके लिंकअप्स, ब्रेकअप्स, ये सारे फैक्टर भी ऐड हो जाते हैं। तो ऐसे में सेंसिटिव बच्चों को पेरेंट का सेंसिटिव बच्चों का ख़ास ध्यान रखना चाहिए। उनके साथ रेगुलर डेली कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है। और सारे ही बच्चों के लिए ये नियम बना लें कि हफ्ते में एक बार, आजकल सबके पास स्मार्टफ़ोन होते हैं, तो एटलीस्ट हफ्ते में एक बार वीडियो कॉल करना ज़रूरी है, ये नियम बना लें। आप बच्चे को देख सकते हैं वो किस हालत में किस तरह से रह रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज स्टडी कर सकते हैं, उससे आप काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। फिर दूसरा एक बात है, बहुत बार बच्चे माँ-बाप को ये कहकर चुप कराते हैं बाहर रहने वाले कि बहुत पढ़ाई है, टाइम नहीं है, रोज़-रोज़ फ़ोन नहीं कर सकता, या परेशान मत करो। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं कि बच्चों का ये कंपल्शन करें, इस मामले में थोड़ी सख्ती बरतें। अगर व्हाट्सएप जैसे वो यूज़ करते हैं सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स, तो उसका रीड रिसिप्ट जो है, यानी उसने हमारा मैसेज पढ़ा है कि नहीं, उसे ऑन रखने के लिए ये नियम बना लें कि ये ज़रूरी, ये करना ही है। तो भले बच्चा आपके साथ बात नहीं कर सकता है, आप रोज़ सुबह उसे गुड मॉर्निंग भेजें, रात को गुड नाइट भेजें। रीड रिसिप्ट देखिए कि उसने देखा है कि नहीं, तो आपको पता चलेगा हाँ, उसने फ़ोन तो ऑपरेट किया है। फ़ोन देख रहा है, जागा है, सोया हुआ नहीं है, या किस वक़्त सोया है। अगर मानो 2 दिन तक आपका फ़ोन वो नहीं देखता है, रेड रिसिप्ट नहीं आती है, तो उसके बच्चों के, फ्रेंड्स के, फैकल्टी के फ़ोन नंबर्स आपके पास होना ज़रूरी है। तो अगर आपको लगता है 2 दिन या 1 दिन भी अगर बच्चे ने फ़ोन बिल्कुल ही नहीं देखा है, तो आप कॉन्टैक्ट करके उनके वेल-बीइंग के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है ना? कहाँ पर है? मुझे फ़ोन करने बोलना एक बार, इस तरह से। इससे बहुत मदद मिलती है। तो नटशेल में ऐसी घटनाएँ रोकने के लिए बच्चों के साथ रेगुलर टच में रहें, हमेशा रेगुलर कम्युनिकेशन बनाए रखें, उन्हें समझ के लें। अगर वो डिसकंटिन्यू करना चाहे, कोई घर वापस आना चाहे, कोई और करियर ऑप्शन ढूँढना चाहे, तो उनको वो मौका दें। उनको ये भरोसा जताए कि सक्सेस के साथ या सक्सेस के बिना भी वो जैसे हैं, हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और किसी भी हालत में हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट, अपना ख़्याल रखिए। बाय।